तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत शानदार होंगे। और आज हम समझने का प्रयास करेंगे आर्टिकल 20 को। 19 तक हम लोग समझ चुके हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर पुराने हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करें। चलिए समझने का प्रयास करते हैं आर्टिकल 20 को। आर्टिकल 20 आपको कुछ अपराधों के संबंध में संरक्षण की बात करता है। ये भारतीय नागरिकों को कुछ कानूनी संरक्षण प्रदान करता है जब उन पर मुकदमा चलाया जाता है। यहाँ पर मुकदमे का मतलब है अभियोग। ठीक है, ये क्या बात करता है? अपराध करते समय जो कानून है उनके तहत ही आपको सजा मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये समझे हम कि आपने 2005 में कोई अपराध किया, उस टाइम पे उस अपराध के लिए 5 साल की सजा थी। ठीक है, अब चल रहा है 2025, संसद ने इसमें कर दिया बदलाव, और अब उसी अपराध के लिए आपको फांसी की सजा होगी। तो आप मुझे बताइए कि आपने 2005 में कोई अपराध किया तो आपको किस कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए? 2025 वाले कानून के तहत या फिर 2005 वाले कानून के तहत? दूसरा पॉइंट समझने का प्रयास करें, अब उस पर विचार करना, मैं आगे क्लियर कर दूंगा। एक अपराध के लिए केवल एक बार ही आपको जेल भेजा जाएगा। ठीक है, सजा मिलेगी उसके तहत। अब मान लेते हैं इस एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करते हैं। आपने चोरी की, चोरी करने के बाद आप चले गए जेल, और आपको वही सजा, और सजा खत्म होने के बाद आप बाहर आ गए, फिर से चोरी कर लेते हैं। तो आप मुझे बताइए, आपको दोबारा उसी चोरी के लिए सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इस पर भी आप विचार करें, मैं आगे इसको भी क्लियर करूंगा। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यहां समझने का प्रयास करें, आपने कोई क्राइम किया और पुलिस आपको पकड़ के ले जाती है जज साहब के सामने, और जज साहब के सामने आपसे ये बुलवाती है कि क्यों आपने चोरी की है ना, आपने मर्डर किया है ना, तो आप वहां पर क्या बोलोगे? कि सर मैंने थोड़ी की है, वो तो आपने मुझे मारा, और मारने के डर से मैंने ये बोल दिया कि मैंने चोरी की है। तो जज साहब क्या बोलेंगे कि ये क्या मजाक चल रहा है? तो ऐसे केसों से बचने के लिए हमारे संविधान ने ऐसा प्रावधान इसमें डाला है। दूसरा, कोई व्यक्ति आपको फंसाना चाहता है और वो आपकी पूरी फैमिली को इधर किडनैप करके बैठा है, और वो बोल रहा है कि देख बेटा, न्यायालय में जाके ऐसा बोल देना कि मैंने चोरी की है या मैंने मर्डर किया है, तो मैं तेरी पूरी फैमिली को छोड़ दूंगा, और नहीं तो पूरी फैमिली को निपटा दूंगा। तो इस बात के बचाव के लिए, उस व्यक्ति को बचाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसी बात बोली है। सोचो ये कितनी बड़ी और गहरी बात है। ठीक है, तो आर्टिकल 20 को हल्के में नहीं लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब पहले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं कि एक अपराध के लिए उस समय जो कानून था उसी के हिसाब से आपको सजा मिलेगी। मतलब देखिए, ये प्रावधान केवल आपराधिक मामलों में ही लागू होता है, ना कि सिविल मामलों में। इसका मतलब क्या हुआ? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 2005 में आपने मर्डर किया था, उस टाइम पे मर्डर की सजा थी 5 साल, और संसद ने मर्डर के केस में बदलाव कर दिया। कब? 2025 में। और 2025 में उन्होंने बोला कि अगर कोई व्यक्ति मर्डर करेगा तो उसको हम फांसी की सजा दे देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, भले ही संसद ने ये कानून बनाया 2025 में, व्यक्ति ने मर्डर किया था 2005 में, तो उसको 5 साल की सजा देंगे, ना कि उसको फांसी देंगे। समझ गए? मतलब उस व्यक्ति ने अगर 2005 में मर्डर किया है तो उसको सिर्फ 5 साल की सजा मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति 2025 में मर्डर करता है तो उसको फांसी मिलेगी। समझ गए? आपराधिक मामलों में लागू होता है ये। दूसरा, सिविल मामलों में कैसे लागू नहीं होता? सिविल मामलों को समझिए। सिविल मामलों में वो मामले आते हैं जो पारिवारिक मामले होते हैं, या और भी मामले, जैसे एक पिता की संपत्ति पर पहले पुत्र का अधिकार होता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि पुत्री का भी अधिकार अब संपत्ति पर होगा। अब मान लेते हैं कि इनका जन्म हुआ है 1960 में, और नियम ये कहता है कि कोई व्यक्ति 2008 में अपनी संपत्ति, अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा। संसद ने बदलाव कर दिया ऐसा, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी या पुत्री भी होगी, है ना, उसका भी हिस्सा होगा। तो ये दोनों जाएंगे अब सुप्रीम कोर्ट के पास में, ये बोलेंगे सर हमारा जन्म तो 1960 में हुआ है, तो हमारी संपत्ति, हमारे पिता की संपत्ति पर तो पुत्री का अधिकार होने नहीं चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा कि आर्टिकल 20(1) कहता है कि सिर्फ आपराधिक मामलों तक ये सीमित है, सिविल मामलों में ऐसा लागू नहीं होता। यानी आपका जन्म चाहे 1960 में हुआ, चाहे 1950 में, चाहे 47 में, आपके
पिता की संपत्ति पर पुत्री और पुत्र दोनों का अधिकार है। यानी ये मामला जो है, ये जो कानून है वो आपका सिविल मामलों पर लागू नहीं होता है, आपराधिक मामलों पर लागू होता है। जैसे कि ये भाई साहब 2005 में कत्ल करके आए थे, मर्डर करके आए थे, तो इनको सिर्फ 5 साल की सजा मिली थी, जबकि 2025 में इनको फांसी होनी थी। समझ में आ गया, आपराधिक और सिविल मामले, ठीक है। और बढ़े आगे, आप समझने का प्रयास कीजिए आर्टिकल 20 के पार्ट 2 को। एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा मिलेगी। इसका मतलब है कि दोहरा संकट और दोहरे अभियोजन से आपको सुरक्षा प्रदान की जाएगी, मतलब आपको कोई डबल सजा नहीं मिलेगी, और दूसरा आप पर दोबारा से मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करना। किताबों में ये एग्जाम्पल नहीं मिलते हैं, और मैं इसको इस तरीके से समझा रहा हूँ कि आप इसको अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर पाए। समझिए इसे। पर्सन ने 2021 में चोरी की, ठीक है। अदालत ने सबूतों के आधार पर उसको दोषी माना और उस पर 2 साल की सजा सुना दी। समझने का प्रयास करना, 2021 में चोरी की, अदालत ने सबूत भी मिल गए और उसको चोरी की सजा भी 2 साल मिल गई। अब देखिए, पर्सन ने सजा भी पूरी कर ली, ठीक है। फिर क्या हो गया, वो जेल से बाहर आ गया 2023 में, 2 साल की सजा पूरी करके आ गया। अब 2024 में पुलिस को उसी अपराध के तहत कोई नई जानकारी मिल गई कि यार इस व्यक्ति ने, यानी उस व्यक्ति का नाम मान लेते राम था, तो उसने चोरी की थी ना, तो उसमें कुछ महंगी चीजें भी चुरा ली थी जो पहले पुलिस को पता नहीं थी, तो वो जज साहब को नहीं बता पाए थे। अब फिर से मुझे बताइए, उस चोरी के लिए राम पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए कि नहीं चलाया जाना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक एग्जाम्पल है। अगर इसको आप समझ गए ना, तो आप ये समझिए आर्टिकल 20 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। दोबारा बोलूं, एक व्यक्ति था, 2021 में उसको सजा मिली, 2 साल की सजा के बाद 2023 में वो बाहर आ जाता है, और पुलिस को 2023 में पता चलता है कि यार ये व्यक्ति बाहर निकल आया और हमसे एक गलती हो गई थी कि इसने बहुत ज्यादा महंगी सामान चुरा ली थी। मान लेते हैं कि राम चोरी करने के लिए गया, 500 रुपए की चोरी के चक्कर में 2 साल बेचारा जेल चला गया। पुलिस वालों को पता नहीं था कि सिर्फ 500 चुराए, जबकि उधर से वो एक ऑडी कार चुरा लाया था, उस कार को उसने गैराज में रख दिया था, पुलिस को इस बात की पता नहीं थी। तो पुलिस को 2023 में पता चला कि इस व्यक्ति ने ऑडी कार चुराई है, वो उसकी कीमत थी 80 लाख। अब मान लेते हैं कि उस व्यक्ति को दोबारा से सजा मिलनी चाहिए, कि दोबारा मुकदमा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, ये बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। तो आप समझने का प्रयास करना है इसमें। देखिए, जिस व्यक्ति को एक बार सजा मिल चुकी है और न्यायालय ने भी अंतिम फैसला सुना दिया है, उसको 2 साल की सजा दे दी है, तो फिर उस पर मुकदमा नहीं चलेगा। भले ही बाद में नए तथ्य सामने आए, चाहे कुछ हो, चाहे पुलिस को ऐसा लगे कि इसको सजा और होनी चाहिए थी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो फिर मुझे एक एग्जाम्पल बताइए, आपने नाम सुना होगा राम रहीम का, उसको 2 बार सजा कैसे दे दी कोर्ट ने? ये भी एक विचार करने वाला मुद्दा है और आर्टिकल 20 से डायरेक्टली कनेक्ट है। तो मैं आपको व्यवहारिक एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये किताबों में नहीं मिलेंगे आपको। तो मुझे विचार करके बताइए, उसको ऐसी सजा कैसे दी गई? बड़े आगे समझाऊं मैं इसको, ठीक है, आप विचार करना है इस पर। देखिए, राम रहीम वाला ही समझ लेते हैं। राम रहीम को 2002 में एक केस था बलात्कार का, उस पर सजा मिली। ये उनके नाम वगैरह लिखे हुए हैं इसमें, बलात्कार के लिए उसको सजा मिली। तो कोर्ट ने 2017 में उसको दोषी ठहराया और 20 साल की सजा सुनाई, दोनों को 10-10 साल की। मतलब उसमें 2 मामले थे, एक तो दूसरा पत्रकार वाला मामला था, तो उसके लिए सजा सुनाई इसने। पत्रकार की हत्या हो जाती है और उस कोर्ट ने इसको दोषी ठहराया, उसके बाद में इसको सजा सुनाई। तो अभी हम जस्ट पढ़ के आए हैं कि एक अपराध के लिए आप सिर्फ एक बार सजा दे सकते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है देखने से कि एक अपराध के लिए इसको 2 बार सजा मिली है। हालांकि इसमें अपराध अलग अलग हैं, एक तो पत्रकार वाला मामला है और एक बलात्कार वाला मामला है। लेकिन हुआ क्या था, घटना हुई थी 2002 में और 2017 में इसका फैसला आया था, तो उसको 20 साल की सजा दे दी थी, क्योंकि ऐसा हुआ उसमें कि इस वाले केस में उसको सजा मिलनी थी। और दूसरा जो था, दूसरा मामला, उसमें 2002 का केस था और 19 में सजा सुनाई थी। तो यहां देखने से ऐसा लग रहा है कि 20 साल की सजा हुई है और इधर आजीवन कारावास हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 20 साल की सजा इसमें जोड़ देंगे क्या? नहीं, ये 20 साल की सजा अलग होगी और ये 20 साल की सजा अलग होगी। यानी ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, यानी 2 अलग अलग चीजों के लिए आपको 2 बार सजा नहीं मिली है, बल्कि अलग अलग मामलों के लिए अलग अलग सजा मिली है। ऐसा प्रावधान आपके साथ हो सकता है, ठीक है। आई होप ये समझ गए हो आप। ये बहुत ज्यादा मतलब सेंसिटिव मामला है, अगर इसको समझे आप तभी आगे आप क्लियर कर पाओगे, और नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं दोबारा इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है।
मतलब यहाँ पर ये हुआ है कि दो अलग अलग अपराध थे और दोनों ही अपराधों के लिए उसको सजा मिली है। अब देखिए, दोनों अपराध अलग अलग हैं और अलग अलग उन पर मुकदमा चला है और सबूत भी उनमें अलग अलग आए हैं, इसलिए संविधान के आर्टिकल 20 का उल्लंघन यहाँ पर नहीं होता है और वहां पर ये लागू भी नहीं होता। नहीं तो आप बोलोगे ये आर्टिकल 20 का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, अब समझ गए होंगे आप लोग। अब आर्टिकल 20(3) को समझने का प्रयास करें। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं व्यक्ति न्यायाधीश के सामने झूठ बोल रहा है, तो न्यायाधीश क्या बोलेगा, इसका लाई डिटेक्टिंग टेस्ट करवाइए, ये झूठ तो नहीं बोल रहा, लाई डिटेक्टिंग टेस्ट करवाइए इसका। तो लाई डिटेक्टिंग टेस्ट भी आप तभी करवा सकते हैं जब पर्सन खुद बोले कि हाँ कर लीजिए, क्योंकि पर्सन तभी बोलेगा जब वो गलत नहीं होगा, और अगर गलत होगा तो वो बोलेगा नहीं कि मेरा झूठ बोलने वाली मशीन से टेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते। अब इसे समझने का प्रयास कर सकते हैं कि ऐसा आगे हो सकता है कि नहीं हो सकता। देखिए, इसके अलावा 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि किसी व्यक्ति का टेस्ट किया जाता है, उसकी सहमति लेना उसमें अनिवार्य है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा भी बोला कि केवल नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग से प्राप्त परिणामों के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी अथवा निर्दोष करार नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब ये तीनों टेस्ट होते हैं जो झूठ बोलने वाली मशीन में पकड़े जाते हैं। तो इन परिणामों के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी या फिर निर्दोष साबित नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है जो किसी तथ्य को चेक करने के लिए, किसी प्रूफ को साबित करने के लिए हो सकता है, लेकिन इनके आधार पर हम सजा नहीं देंगे। सिर्फ ये समझने का प्रयास करेंगे व्यक्ति झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा, तो उससे क्या चीजें क्लियर होंगी आगे चल के। अब मुझे ये बताइए, कुछ लैटिन शब्द हैं इसी आर्टिकल के संबंध में। ये आर्टिकल बेसिकली अब समाप्त हो चुका है, इसमें और कुछ नहीं था, ये सारी चीजें समझाने के लिए थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, लेकिन कुछ लैटिन शब्द हैं, इनको समझने का प्रयास कीजिए, एग्जाम में पूछे गए हैं। ऑडी अल्टेरम पोर्टेम, ये क्या होता है, दूसरे पक्ष को भी सुना जाना चाहिए, यानी निष्पक्ष सुनवाई के बारे में बात करता है। दूसरा, नॉन बिस इन आइडियम, इसका मतलब होता है कि दोषित व्यक्ति को पुनः उसी मामले में अभियोजित नहीं किया जाएगा। वही वाली बात हो गई कि उसी मामले में सजा नहीं दी जाएगी। और दूसरा, और टेपा एक्टिट, इसका मतलब होता है कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी। और तीसरा, और ट्रेपा कनकेब्ड कनक्विक्ट, ऐसे शब्द बोल भी नहीं रहे, एक ही अपराध के लिए अलग अलग अदालतों में मुकदमा नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक अपराध चल रहा है और दूसरी अपराध उसमें चले गए, पता चला कि वहां पे फांसी की मांग चल रही है और यहाँ पे उसको आजीवन कारावास की मांग चल रही है, तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते। अब ये शब्द मैं क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि ये शब्द यूपीएससी ने पूछे हैं और मैं कोई बिना प्रूफ की बात करता नहीं हूँ। अब देखो, आप ये क्वेश्चन बनाए, ये क्वेश्चन को आप पढ़ने का प्रयास करें, CDS 2022 में इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, फिर इसका सही आंसर जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा, ये कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है आपका आंसर, फिर उसके बाद मैं आपको ग्रुप में डालूंगा ये। अब एक मेंस का क्वेश्चन है, इसको आप लिखने का प्रयास करें। जनरली ये कहीं पर पूछा नहीं गया, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं PSC में, SC में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 एक नागरिक को आपराधिक मामलों में 3 संरक्षण प्रदान करता है, जो हम पढ़ चुके हैं। इन संरक्षणों की व्याख्या कीजिए। भारतीय न्यायपालिका द्वारा दिए गए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय का उल्लेख कीजिए इसमें। तो ये आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। ये मैंने मॉडल क्वेश्चन बनाया है, इसका आंसर मैं आपको अगली क्लास में दूंगा। तब तक आप इसे लिखने का प्रयास करें। जो मैंने समझाया है उसमें ही बातें लिखना और न्यायालय को इसमें ऐड करना कि न्यायालय ने इस बारे में क्या बोला है। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों से अनुमति चाहूँगा। अगर वीडियो आप लोगों के साथ में अच्छी लगी है तो फिर आप लोग इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और कल हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 21 को। और तब तक आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस पर और ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े तो मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों को इसी तरीके के इम्पोर्टेंट वीडियो लाता रहूँ। और हाँ, ध्यान रखना, मैं इस पर पूरा NCERT करवाऊँगा और आप लोगों को जो क्लास चल रही है आपकी पॉलिटी वाली, उसको पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। आंसर राइटिंग का डेली क्वेश्चन दूंगा, उसको चेक करूंगा, और ग्रुप में मैं आपको पूरा एक इसका मॉडल आंसर भी डाला करूंगा, तो आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं कि हमारे आंसर में क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए था। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक में। ठीक है, टेक केयर, बाय।